गज़वाए हिंद का आरंभ कैसे निपटेंगे हम? मतलब हम तो लगातार देश को अलर्ट कर रहे हैं ना कि भारत जो है वो कट्टरता के लैंडमाइन पर है। भारत जो है वो कट्टरता के बारूद पर है। मतलब कभी सोचा था कि सिर्फ किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन पर देश में लोगों की गर्दनें कटेंगी? मतलब हमने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में गर्दनें कटेंगे बयान पर? कन्हैया होगा, उमेश कोले होगा, सिर्फ वीडियो देखने पर सीतामढ़ी में अंकित को चाकुओं से गोद दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में आयुष यादव पर कट्टरपंथी जिहादियों का हमला हो जाएगा, साद अंसारी, ये तो नाम भी नहीं सुना होगा कई लोगों ने, साद अंसारी को जेल में सड़ाया जाएगा क्योंकि उसने किसी के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन कर दिया, एक ऐसा पोस्ट कर दिया कि उसके धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगा। मतलब गर्दनें कट रही हैं। ये भारत को सीरिया बनाने की साजिश नहीं है क्या? इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि देश में कट्टरता का बारूद बिछाया जा रहा है और हमारी इस चेतावनी का पक्का सबूत भी अब मिल गया है। आज मैं उस डॉक्यूमेंट को लेकर आया हूं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा और आप समझेंगे कि किस तरह से सारी चीजें बिल्कुल हूबहू इसी हिसाब से चल रही हैं। कट्टरपंथी संस्था पीएफआई का डॉक्यूमेंट है मेरे पास। इस डॉक्यूमेंट को जब आज हम डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 7 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में भारत को सिर्फ 25 सालों के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाने का ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। 2047 की डेट भारत इस्लामिक स्टेट। और आप ध्यान देंगे कि जो भारत में कई चीजें हूबहू पीएफआई के इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हो रही है लगातार। समझिएगा इसको जो अब मैं बताने जा रहा हूं। पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि संविधान तिरंगे और अंबेडकर की आड़ में अपने इरादे छुपाओ। सोचिए शाहीन बाग में क्या हुआ था, हूबहू यही हुआ था। हाथ में तिरंगा, बाद में दंगा। इसमें लिखा गया है, इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश के इस ब्लूप्रिंट में आगे लिखा गया है, मुसलमानों को यह कहकर डराओ कि उन्हें देश से निकालने की साजिश हो रही है। यह इसमें लिखा हुआ है। ये तो हुआ। सीए विरोध क्या था? सीए का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। ठीक वैसा ही हुआ। इस डॉक्यूमेंट में आगे लिखा गया कि बहुसंख्यों में खौफ पैदा करो। उदयपुर क्या था फिर? अमरावती क्या था? सीतामढ़ी से मध्य प्रदेश तक सिर काटने की धमकी इसी तरफ इशारा कर रही है। पत्थरबाजी शोभा यात्राओं पर, कावड़ यात्राओं पर हमले। पीएफआई की साजिश के मुताबिक इस्लाम को बार बार खतरे में बताओ। शायद इसलिए देश में हिजाब, नमाज, लाउड स्पीकर विवाद, इसको डिकोड कर रहा हूं मैं आज। पीएफआई की साजिश के मुताबिक मुसलमानों को बार बार हिंदू राष्ट्र से डराने का प्लान है। हर बार ये होता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, देश को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के आरोप लगाए जाते हैं। पीएफआई की साजिश आगे लिखा गया है, हिंदुओं को बांटो, सवर्ण हिंदू, यह है प्लान 2047 कैसे इस्लामिक स्टेट बनाना है। सवर्ण हिंदू और एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाओ, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े करो। जातिगत बंटवारे के लिए ये भीम मीम की राजनीति क्या है फिर? ये भी हो रही है। जो जो इसमें है वो हो रहा है पिछले कुछ सालों से भारत में, तो प्लान पर हो रहा है काम। फिर भी पीएफआई की साजिश के तहत भारत रेड अलर्ट मोड में क्यों नहीं है? आज हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या यह भारत के लिए वेकअप कॉल नहीं है क्या? और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान। आज हमने सोचा डिबेट नहीं, आज इस पर चर्चा होगी, सार्थक बहस होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, आम लोग हैं, जिनके मन में, जहनों में सवाल हैं। आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, मैं आज स्टूडियो में इनवाइट करूंगा, मेरे साथ एक विशेष मेहमान है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे शो के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल कुछ नहीं है, बस लोगों के मन में एक डर है, एक जहन में कुछ चीजें हैं, जो हाल फिलहाल कुछ चीजें हो रही हैं, जिसका मैंने उदाहरण दिया। ये इंडिया 2047, ये डॉक्यूमेंट में, ये पीएफआई, आपको भी जानकारी होगी, पीएफआई का डॉक्यूमेंट जो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल, मैंने जो जो उदाहरण दिए पिछले कुछ समय से, 2-3 सालों से बिल्कुल प्लान के हिसाब से काम हो रहा है सर, बिल्कुल प्लान के हिसाब से। तो ये खतरा है, आपको लग रहा है 2047 इस्लामिक स्टेट? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि
अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75वीं वर्षगांठ से जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे 2047 में, इस काल को उन्होंने अमृत काल कहा है। यानी हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि 2047 आते आते भारत उस स्थिति में हो जो इसका वास्तविक भवितव्य था। यानी हम सोने की चिड़िया भी हों और जगत गुरु भी हों। और दूसरी तरफ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो इस अमृत काल में कैसे विष घोला जा सके, ये इस प्रकार के पूरे एक योजनाबद्ध प्रयास में लगी हुई है। तो हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अमृत काल में अमृत का ही संचय हो और जितना भी विष है उसका निवारण हो। अब जो आपने बात कही, जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह की बातें कहने की क्या जरूरत है, खतरा है क्या वास्तविकता में, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। हम 2022 में बैठे हैं, 1922 याद करिए, थोड़ा और 5 साल पीछे चले जाइए, 1917। भारत का मैप सोचिए, पाकिस्तान बांग्लादेश ही हमारा हिस्सा नहीं था, तब अफगानिस्तान और बर्मा भी हमसे कंट्रोल होता था। आप में से बहुत से लोगों को शायद इस जानकारी हो या कुछ लोगों को ना हो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अमन जो वो है यमन, वो भी कंट्रोल, ओमान कंट्रोल होता था। तो हमारा प्रभाव कितना व्यापक था। अब आइए, जिस ढंग के षड्यंत्र भारत में चल रहे हैं, यदि मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार न रहे तो 25 साल बाद आप सोचिए 2047 में क्या होगा। अफगानिस्तान बर्मा गया, पाकिस्तान बांग्लादेश तो गया, कश्मीर घाटी पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में क्या होगा, प्रश्न चिन्ह। बंगाल के वो क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, बांग्लादेश से जुड़े हुए, उन जिलों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केरल के कुछ जिलों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में क्या होगा 25 साल बाद, क्वेश्चन मार्क। और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वह वनवासी आदिवासी प्रभावी क्षेत्र जहां नक्सलियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था, जो इस सरकार के आने के बाद नियंत्रण में है, वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कभी आप कल्पना करें तो आपको यह लग सकता है कि 100 साल पहले हम जहां थे, 100 साल आजादी के पूरा करने के बाद उसके आधे भी होने की संभावना है। नहीं, यदि विष का हमने निवारण नहीं किया। त्रिवेदी जी, ये क्वेश्चन मार्क तो आप पर भी है ना फिर। मतलब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे याद है आपका एक स्टेटमेंट, आपने कहा था 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। ये आप ही का वक्तव्य था। तब आंशिक था, अब तो संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्र की तरफ संभवतः खतरा हम बढ़ रहे हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चन मार्क है, 75 मतलब 9 जिलों में 75%, बंगाल, केरल, तो ये क्वेश्चन मार्क तो फिर आप पर भी है मतलब कि मोदी सरकार में भी इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिशें कथित हिंदूवादी सरकार में भी हो पा रही है ना। मैंने इसीलिए जो वक्तव्य कहा कि यदि मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार नहीं रही, क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ ये एक तरफा नहीं था, आज तो प्लानिंग दिख रही ना। और प्लानिंग की बात तो 50-60 सालों से, उसके लिए हमारा राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो क्या 50 के दशक में किसी ने मांग की थी कि हमारी अलग शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, नेहरू जी के जमाने में मदरसे दिए गए। फिर क्या हुआ, और एक स्टेप आगे आए, किसी ने कहा था उस समय कि हमारी संपत्तियों के लिए एक अलग एक्ट होगा, वक्फ बोर्ड बना दिया गया। फिर उसके बाद 1970 में इंदिरा जी के जमाने में कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यानी हमारे लिए एक अलग कानून होना चाहिए। फिर उसके बाद राजीव गांधी के जमाने में एक स्टेप और आगे गए, अगर उस कानून में सर्वोच्च न्यायालय आड़े आ जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर संसद नियम बदल देगी, जो सिर्फ किसी मुस्लिम राष्ट्र में हुआ है। मैंने कहा है कि आज तक कोई उदाहरण बता दें कि अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद रहा हो तो शरिया ने प्रिवेल किया हो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, किसी सेकुलर राष्ट्र में नहीं होता था। अब और आगे आए, नरसिम्हा राव के जमाने में हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार जो परोक्ष रूप से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में चल रही थी, उसमें राम काल्पनिक और हिंदू आतंकवादी हो गया। तो साहब आप देख नहीं रहे, ये 60-70 साल का था। अब समस्या कहां आई? 2014 से पहले याद करिए, भारत का कौन सा ऐसा शहर या क्षेत्र था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, बनारस में, लखनऊ में, पटना में, गया में, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह। आज वो सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गए। सुधांशु जी, अब मैं इस पे आ रहा हूं। एक चीज मैं इसलिए एक मिनट टोक रहा हूं आपको, ये हाँ, ये आदर्श स्थिति थी, हम मान सकते हैं, लेकिन ये चीजें शायद जो अब हो रही हैं, अब मैं आप लोगों से भी सवाल लूंगा, क्या ये डर जो मेरा है क्या आपका भी है? जो भी लोग बात करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, माइक है, पुनीत वहां पर है, कोई भी आपको लगता है सवाल, क्योंकि मेरे जहन में त्रिवेदी जी डर इसलिए है,
दुर्गा मूर्ति विसर्जन तो पत्थरबाजी, हनुमान जयंती तो लाठीचार्ज, रामनवमी शोभा यात्रा तो पत्थरबाजी। कोई त्योहार बिना पत्थरबाजी के नहीं निकल रहा, ये तो तथ्य है ना, आपके रहते सोते। कोई त्योहार, मुझे नहीं लगता कि कोई त्योहार बिना पत्थरबाजी, बिना लाठीचार्ज, बिना हमले के निकल रहा हो। नंबर एक, गर्दनें कट रही हैं, ये तो कभी हमने नहीं सोचा कि एक बयान पर गर्दनें कटें, चाकुओं से गोद दिया जाए, समर्थन पर मार दिया जाए। ये सब तो मैं कह रहा हूं, मेरे को तो लग रहा है ना सर, ये प्लान पर चला जा रहा है। आप कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, मजबूत राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन मेरे को लग रहा है 30-40% पर ये पूरे चल रहे हैं। अभी हैं 2047 में 25 साल, मतलब 24-23 साल के आसपास। क्या ये खतरा है, या हम शेर आया मतलब नहीं, और बाई चांस मतलब जो हमने पहले सोचा ही नहीं था कि गर्दनें भी कटेंगी सर। तो ये सारी चीजें भी हो रही है ना त्रिवेदी जी, हमको आलोचना भी देखनी होगी कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। इसमें जानते हैं क्यों लोगों को खतरा जो लोग दिखाने की कोशिश करते नजर नहीं आ रहा है? खतरा सिर्फ इतना नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर दे रहा है, एक पॉलिटिकल कवर फायर दे रहा है। याद करिए, एक नेता है जो हर चुनाव को लड़ने के लिए जाते हैं, उनका वक्तव्य याद करिए, अरे जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। शब्द ये था कि बचाने कौन आएगा। तो जो कुछ हो रहा है ना, ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि यदि कभी ऐसा हुआ कि सरकार ना हो तो पूरी मूवी तब रिलीज होगी जिसका ट्रेलर इस समय दिखाया जा रहा है। इसलिए यह बात अधिक गंभीर है। और दूसरा जो मैंने कहा, खाली ये बात थोड़ी है जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर दिया जा रहा है। याद करिए वो कश्मीर फाइल्स फिल्म का एक डायलॉग है ना, सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम हमारा है। और वो सिस्टम इतना व्यापक है कि सिर्फ भारत ही नहीं, वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट से लेके इंग्लैंड, अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स तक सब जगह फैला हुआ है। और वो ऐसा कवर फायर देता है इन लोगों को कि वहां पे जाके देखिए तो लगता है कि जैसे सब कुछ भारत सरकार ही गलत कर रही है। तो चूंकि उन्हें इस बात का आश्वासन है या आश्वस्त है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम उनके साथ है, इसलिए उनके हौसले बढ़े, और फिर भी कुछ नहीं हो पाता। दूसरी समस्या यह है कि हम दुनिया के इकलौते देश हैं, बड़े देश, जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, मगर जहां आतंकवाद को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद होता है। यह बताइए 26/11 वहां की सरकार ने कहा, मतलब यूपीए सरकार ने कहा, हाफिज सईद ने कराया, और उसके बारे में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उल्टे सीधे बयान जारी करने शुरू कर दिए कि आरएसएस ने कराया। आपने कभी सुना कि 9/11 जो अमेरिका में हुआ, जो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जिसके मुख्य सूत्रधार थे, कभी किसी अमेरिकन टेलीविजन पे आपने बहस के दौरान देखा कि लोग उनके पक्ष में भी बहस कर रहे हो? और भारत में हर आतंकवादी घटना के ऊपर बहस होती है। इसलिए हौसले बुलंद है कि उनको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भिन्न भिन्न आयामों में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं उनकी सहयोग, समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो अखबारों में आर्टिकल लिखना हो, चाहे वो विदेश में जाके दुष्प्रचार करना हो, या आधी रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाना हो। जब तक पूरा राष्ट्र इस विषय पे एकमत नहीं होगा, तब तक आतंकवाद की इस चुनौती से लड़ना इतना आसान काम नहीं। कोई सवाल आप में से? कोई सवाल? हाँ पूछिए, आप सब डिबेट में शामिल है। कोई मेरा सवाल ये है कि आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से हूँ, मीडिया का छात्र हूँ। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू खतरे में है, ऐसा बोल के भाजपा अपनी राजनीति चमका रही है, अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, अपनी वोटें गिन रही है, और अभी इन्फ्लेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भगवा हिंद की क्यों बात कर रहे हैं? मैं मीडिया का छात्र हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी। आपने अच्छी बात कही। जो बात कही जाती है विकास, पढ़ाई, डेवलपमेंट, तो ये बताइए, मैं सिर्फ एकदम रिसेंट ज़माने की बात करता हूँ। श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी और सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ। सन 47 में लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, 6 महीने में साफ। कराची में सिंधी हिंदू और पंजाबी हिंदू सारा बिजनेस कंट्रोल करता था, सबसे पढ़ा लिखा था। मरे अडवाणी जी 1927 के कराची के बीए ग्रेजुएट हैं, उस जमाने के। 6 महीने में साफ। तो इसलिए आप ये समझिए, जैसे अभी कोरोना काल था ना, तब आप इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि मेरा पढ़ाई, बिजनेस ज्यादा बेहतर चले या पहले जान बचाना था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों चीजों की समान जरूरत है। जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है।
और जो आपने कहा खतरे की बात, तो एक बस फैक्ट आप समझ लीजिए, जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो आज के भारत में, यानी विभाजन के बाद, हिंदू था 86%, आज के पाकिस्तान में था 24%, आज के बांग्लादेश में था 32%, आज के पाकिस्तान में हो गया 1.6%, आज के बांग्लादेश में हो गया 7%, और आज के हिंदुस्तान में हो गया 79.8%। 9 राज्य भारत के में हिंदू अल्पमत में हो गया, 100 से अधिक जिलों में अल्पमत में हो गया। अब इसके बाद भी अगर किसी को ये खतरनाक नजारा नजर नहीं आ रहा है तो नजारे का नहीं, नजरों का दोष है।